हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में भारतीय मानचित्र की क्लास में। आज हम लोग भारतीय मानचित्र से संबंधित अगली क्लास लेके उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो भारत के जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे महत्वपूर्ण राज्य होते हैं। आखिर वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, और इसी के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो जनसंख्या होता है इसका जनगणना कराने की क्या आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले जनगणना कब कराई जाती है, उनके समय क्या वह स्वतंत्र भारत के समय कौन सी जनगणना होती है और वर्तमान समय में कौन सी जनगणना है। ये सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर जो जनगणना होती है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि हमें जनगणना कराना पड़ा। जनगणना का मतलब होता है, याद रखिएगा, जनगणना का मतलब होता है आपके यहाँ कितने लोग निवास कर रहे हैं, क्या है, आपके यहाँ कितने लोग जीवित अवस्था में हैं, इसी को हम लोग जनगणना कहते हैं। जब आपके यहाँ कितने लोग जीवित अवस्था में हैं, ये आपका जनगणना के माध्यम से पता चलेगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि आपके यहाँ जैसे जीवित हैं, उसी के साथ कितने लोग कार्यशील जीवित हैं, क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या का तात्पर्य है कि ऐसे कितने लोग हैं जो 15 से लेकर 64 साल के उम्र के हैं, क्या है, 15 से लेकर 64 साल के उम्र के हैं। वही जो 15 से 64 साल के उम्र के व्यक्ति हैं वही आपके देश के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है, क्या है, सबसे ज्यादा उन्हीं का योगदान होता है। क्योंकि कार्यशील की जनता का मतलब होता है 15 से 64 उम्र के व्यक्ति जो होते हैं। इसी के साथ वे आपके हर क्षेत्र में कार्यशील रहेंगे, या युवा, सबसे युवा जनसंख्या होती है, जिससे आपके जो देश होता है, आपका राज्य होगा, उसी का भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसी के साथ जनगणना दूसरा हम देखिए, दूसरा भी होता है कि समाज में जो हमारा जेंडर का असमानताएं क्या होते हैं, जो जेंडर असमानताएं तो नहीं है। अगर देखा जाए जो समाज में वर्तमान समय में देखा जाए तो जेंडर असमानताएं नहीं है, जेंडर असमानताएं तो नहीं है। क्योंकि अगर जेंडर असमानताएं होगी, समाज में केवल एक ही वर्ग रहेगा। मान लेते हैं कि समाज में केवल पुरुष वर्ग जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा, अधिक रहेंगे, तो जो महिलाएं होंगी, या कह सकते हैं स्त्री वर्ग होगा, उनकी संख्या कम होगी, तो समाज में असमानताएं फैल जाएगी, क्या है, सामाजिक असमानताएं फैल जाएगी। कैसे फैल जाएंगी? क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि 1000 पुरुषों पे हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या कम है। जब उस जनसंख्या में और महिलाओं की संख्या कम होगी तो जो वैवाहिक संबंध होता है, विवाह जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उन सभी में काफी बाधाएं होती है और समाज में असमानताएं फैलेंगी, जिससे समाज में हमारा जो स्तर होता है वह धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम कोई भी, तीसरा बिंदु होता है, अगर हम कोई भी नीतियां लाते हैं, नीतियां लाने से हमको ये नीतियां लाएंगे तो हमें अगर जनसंख्या का आंकड़ा पता रहेगा कि हमारे देश में या हमारे राज्य में इतनी जनसंख्या है, तो हम उस पर कितना बजट खर्च किया जाए कि वो कोई भी नियम हो या कोई भी कानून हो उसको आसानी से पारित किया जा सके या आसानी से लागू किया जा सके। उसमें जो धन होता है हमारा, कितना व्यय लगेगा। अब इसके एक छोटा सा सिंपल ले लेते हैं। जैसे आपके घर वाले हैं, जैसे आपके घर में 5 लोग हैं। अब आप अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, क्या है, कोई फंक्शन करते हैं। उस फंक्शन में आप पहले अपना एस्टिमेट बनाते हैं, इतने लोग आएंगे, कि हाँ मान लेते हैं एक मिनिमम 100 लोग आएंगे। 100 लोगों का बजट आप तैयार करते हैं, हाँ हमें इतना चीज खर्च करें, टोटल आप लगभग हमारा 10,000 या 20,000 रुपये, जो भी हमारा एक एस्टिमेट होता है, इतना खर्च होगा। वही होता है हमें जनगणना हम जब करेंगे तो जनगणना करने के पश्चात हमें टोटल जनसंख्या पता रहेगी। टोटल जनसंख्या जब पता रहेगी, हमें कितना व्यय करना है, क्या है, कितना हमें धन या कोई सी भी नीतियाँ होती हैं उसको कितने ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए कितना हमें धन खर्च होगा, इन सब के बारे में हमें उससे जनगणना से आसानी से पता चल जाता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत भारत में कब से होती है। देखिए, अगर जनगणना की बात की जाए तो जो भारत में होता है, जो ब्रिटिश, सबसे पहले क्या होता है, जो ब्रिटिश भारत होता था या गुलाम भारत होता था, उसमें पहली बार जनगणना होती है 1872 ईस्वी में। क्या, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना होती है। पहली बार जनगणना कब होती है, याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बार भारत में जनगणना होती है 1872 ईस्वी में। क्या, 1872 में पहली बार जनगणना होती है। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होता है किसके शासनकाल में, उस समय कौन वायसराय होता था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, उस समय लॉर्ड मायो थे। कौन? लॉर्ड मायो लिखा था, कहीं कहीं लॉर्ड मेयो भी लिखा रहता है, ये याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है। क्या है, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मायो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत होती है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो को। कब होती है? 1872 ईस्वी में। कब होती है? 1872 ईस्वी में। अब उसके बाद अगला बिंदु जानेंगे। देखिए, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना होती है। अब इसी के बाद अगला जो हमारा बिंदु होता है 1881 ईस्वी में। क्या होता है? 1881 में लॉर्ड रिपन होते हैं। कौन है? वायसराय लॉर्ड रिपन होते हैं। इनके शासनकाल में क्या होता है, इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में या एक दशक के अंतर्गत जनसंख्या निकाली जाएगी। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 10 वर्ष बाद, 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा, जनसंख्या गणना की जाएगी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के। कौन थे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना का निर्धारण किया जाएगा या जनगणना की जाएगी।
ये आपके दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ये ब्रिटिश शासनकाल में शुरुआत की गई थी। सबसे पहला यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, भारत में, या कह सकते हैं ब्रिटिश भारत जब था सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में होती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। कब होती है, ये 1872 ईस्वी में होती है। ये होता है दो बिंदु, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा होता है कि किसके व कौन सा वायसराय था जिनके शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना कराई जाएगी, तो वो होते हैं लॉर्ड रिपन। क्या होता है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आपसे सन पूछ ले तो सन होता था 1881 ईस्वी में प्रत्येक जनगणना कराई गई। देखिए यहाँ पे कुछ ये दे रहे हैं, देखिए ब्रिटिश भारत में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना, लिखिएगा जनगणना क्या होता है, 1872 ईस्वी में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सीधा मेयो। ये आपका था पहला बिंदु, ये देखिएगा। दूसरा बिंदु आपका यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु होता है 1881, लिखिएगा 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना। यहां पे वायसराय लिखिएगा लॉर्ड रिपन। क्या है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये आपका दूसरा बिंदु था। अब तीसरा बिंदु जानने का प्रयास करेंगे, क्या होता है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होगी, ये याद रखिएगा। अब होता है जब ये जनगणना हो रही थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, यहाँ पे लिखिएगा अगला बिंदु जनगणना आयुक्त। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आयुक्त कौन थे। क्या होता है, जब दशक में प्रारंभ हो गया कि एक दशक बाद जनगणना कराई जाएगी तो उस समय ये जनगणना आयुक्त कौन होते थे, इनके बारे में जान लेते हैं। जनगणना आयुक्त होते हैं WC प्लाउड। कौन थे, यहाँ पे लिखिएगा WC प्लाउडेन। कौन थे, WC प्लाउडेन। इन्होंने सबसे पहले जनगणना का प्रारंभ करना, क्या है, जनगणना इन्हीं के निर्देशन में भारतीय जनगणना का प्रारंभ किया जाता है। WC प्लाउडेन। कौन थे, WC प्लाउडेन के कार्यकाल में ही भारत में एक दशक बाद जनगणना कराई जाएगी कि इन्हीं के शासनकाल में होता है। उस समय वायसराय कौन थे, वायसराय थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। अब इसी के साथ जब हमने 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, क्या होती, 1872 में भारत में पहली बार जब जनगणना होती है, 1872 से लेके 2021 के बीच में अभी तक भारत में कितनी जनगणनाएं हुई, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या वर्तमान समय में जो भारत में जनगणना कराई गई है वह कौथी जनगणना थी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए अगला हमारा बिंदु ये लिखिएगा, अगला बिंदु 1872 से लेके 2011 ही तक अभी जनगणना, जो अभी वर्तमान समय की जनगणना की बात की जाती है, 2011 के ही जनगणना के अनुसार हम लोग कोई भी डेटा प्रस्तुत करते हैं। क्या होता है, 2011 के ही जनगणना के अनुसार। अब ये कौन सी थी, देखा जाए 1872 से लेके 2011 के बीच में अभी तक कितने जनगणनाएं हुई। अभी तक जनगणनाओं की बात की जाए तो 15वीं जनगणना है। इस बार कौन सी है, ये 2011 वाली 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना रिपोर्ट। याद रखिएगा, हम लोग की जो 2011 की जनगणना पढ़ते हैं कौन सी है, स्वतंत्र, जब भारत पहली बार, क्या होता है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जब पहली बार जनगणना कराई गई थी तब से लेके अभी तक हम लोग 15वीं जनगणना के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए ये तो आपके टोटल 15 हो गई। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये तो अब तो टोटल हो गया कि 1872 से लेकर 2011 के बीच कितनी जनगणना कराई गई। अब इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है, जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होता है, चंगुल से मुक्त होने के पश्चात तब से लेकर अभी तक कितनी बार जनगणनाएं कराई जा चुकी है। अगर इससे संबंधित या ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो होते हैं 7वीं बार जनगणना। क्या है, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा, स्वतंत्रता पश्चात 7 बार जनगणना। क्या है, जब भारत आजाद हो 1947 से लेके अभी तक की बात की जाए तो 2011 तक की जनगणना के अनुसार भारत में 7 बार स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जनगणना कराई जा चुकी है। क्या है, 7 बार भारत में जनगणना कराई जा चुकी है। देखिए अब यहाँ एक बिंदु महत्वपूर्ण है और आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भारत में देखा जाए तो 10 की जो न्यूनतम वृद्धि होती है उस समय 1911 से लेके क्या होता है
1911 से लेकर 1921 का ऐसा दौर था जिसमें भारत में उस समय देखी जाए तो जो काल होता है, महामारी होती है, ऐसी अन्य महान अकाल परिस्थितियां पड़ती है जिससे भारत में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो काफी गिरावट आती है। क्या है 1911 से लेकर 1921 का ऐसा दशक होता है जिसमें भारतीय जनसंख्या की जो गिरावट होती है काफी उच्च होती है। इसी वजह से उस वर्ष को या उस दशक को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता था। ये 1911 से लेकर 1921 के बीच की थी। अब हम लोग इतना जान गए, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण कुछ बिंदु का जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया, ये जो 2011 की जनगणना है ये 15वीं जनगणना है। क्या होता है 2011 वाली हमारा 15वां जनगणना है। यहाँ पर लिखेंगे 15वीं जनगणना जो है। अब इसकी आखिर 15वीं जनगणना, आखिर जब 15वीं जनगणना है, जाहिर सी बात है जब जनगणना कराई गई थी तो जाहिर सी बात है किसी की ना किसी के निर्देशन में कराए गए थे। या जनगणना आयुक्त तो समय कौन थे, यहाँ पे लिखेगा आयुक्त। जनगणना आयुक्त 15वें का जनगणना आयुक्त की बात की जाए तो होते हैं सी चंद्रमौली। कौन होते हैं? सी चंद्रमौली। चंद्रमौली कौन होते हैं? सी चंद्रमौली। ये याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या वर्तमान समय की ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। वर्तमान समय की जो जनगणना है या वर्तमान समय की जो जनगणना कराई गई है उस जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन होता है या किन के निर्देशन में जनगणना कराई गई, तो उसका सही उत्तर होता है सी चंद्रमौली जो होते हैं, इन्हीं के निर्देशन में जनगणना कराई गई। यहाँ से आखिरी क्वेश्चन जो हमारा पूछा जा सकता है, इसका थीम क्या था या कथन क्या था, ये इसका जो वाक्य होता है वह क्या था। इसका वाक्य होता है हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या है? यहाँ पे लिखेगा हमारी जनसंख्या हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या होता है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये हमारा स्लोगन था। कौन सी रिपोर्ट की? जब 2011 में हमने 15वीं जनगणना कर रहे थे तो हमारा स्लोगन क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य होता था। ये हमारा स्लोगन होता था। अब इसी के साथ हम अगर इसमें जानने का प्रयास करते हैं, जब हमारी जनगणना तो हो गई, अब उसमें जनगणना से हमको ये भी आपको बताया था जेंडर गैप के बारे में पता चलता है। हमारे समाज में कितने पुरुष होते हैं या कितनी महिलाएं होती हैं, कितने प्रतिशत पुरुष होते हैं, कितनी प्रतिशत महिलाएं होती हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो हमारे उस समय पुरुषों की संख्या होती थी 51.47%। क्या होते हैं? टोटल जनसंख्या का 51.47% जो थे पुरुष होते थे, जबकि जो शेष बचते हैं 48.53%। क्या होता है? 48.53% जो होती हैं उसमें महिलाएं उपस्थित होती हैं। ये हमारा कह सकते हैं जनगणना के अनुसार था। इसी के साथ साथ अब इसी में एक बिंदु ये भी जान लेते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत की जो जनगणना में किस स्थान पर या जनसंख्या के स्थान, जनसंख्या में क्या इनका परिदृश्य होता है। अगर बात की जाए तो जनसंख्या के दृष्टि में 2011 के पहले क्या होता है, 2011 के रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चीन के बाद थे। क्या था? चीन के बाद थे। हमारा स्थान विश्व में दूसरा स्थान था। लेकिन आप लोगों के अथक प्रयास एवं अथक संघर्ष के दौरान, संघर्ष के कारण हम लोग जनसंख्या के दृष्टि से, वर्तमान समय की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग पहले स्थान पे आ गए हैं। क्या है? ये आप लोगों का अथक प्रयास और अथक मेहनत था जिससे हमने जनसंख्या में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। उसके बाद दूसरे स्थान पे हमारा चीन होता है। ये हमारा कुछ संक्षिप्त रूप से जनसंख्या के जनगणना के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। यहाँ से ये आपको याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछे हैं और पूछे जाने की भी संभावना रहती। इस वजह से इन बिंदुओं के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको बार बार याद करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है लगभग उसने जनसंख्या या जनगणना से जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछे जाते हैं। अभी तो हमने आपको जनसंख्या के बारे में बताया है, फिर अभी आपके बाद उसके बाद हम लोग शिक्षा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कृषि के बारे में जानेंगे। ऐसे जैसे जनसंख्या या जनगणना से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसी वजह से आपको इस पर ज्यादा टाइम दिया जा रहा है ताकि अगर इससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए ये तो हो गया। अब इसी के साथ अब हम लोग अपने राज्यों की तरफ चलते हैं। भारत के ऐसे कौन से 5 राज्य होते हैं जिनकी जनसंख्या के मामले में अपने राज्य में वर्चस्व बना रखे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से वे अपना वर्चस्व बना है, जनसंख्या की दृष्टि से उनका स्थान कौन सा है, इन सब बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला राज्य। हमारा टॉपिक कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत के 5 राज्य, 5 बड़े राज्य कौन से जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है भारत में। अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले कौन है? पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे आपका है महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान पे आपका है बिहार है, और चौथे स्थान पे है पश्चिम बंगाल है, और 5वें स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है। ये ऐसे 5 राज्य होते हैं जिनका जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक स्थान है या जनसंख्या के दृष्टि से वे 5 सबसे बड़े भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और मध्य प्रदेश है। ये भारत के 5 ऐसे राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। भारतीय मानचित्र के क्लास में आपको हमारे साथ ऐसे भारतीय मानचित्र के क्लास में आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं और उसके बाद आपको हमारा ये चैनल काफी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ग्रोथ करेगा और अपनी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता की तरफ दावेदारी सुनिश्चित कराएगी। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति अगर हमारे चैनल से ज्वाइन करेंगे, साथ ही साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा होगा। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए रोजाना लेकर उपस्थित होते हैं। इसी वजह से आप हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो आपको जानकारी में वृद्धि कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।